फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज इसके पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री की फर्स्ट वीडियो हमारा अपलोड हो चुका था और उसमें हमने पढ़ा था जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिंधु घाटी सभ्यता और महाजनपद। ये सारे टॉपिक हमारे कवर हो गए थे। तो आज हम क्या नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है मौर्य वंश। आज का नेक्स्ट टॉपिक क्या है फ्रेंड्स? मौर्य वंश। आज हम देखेंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। 322 से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौटिल्य थे। कौटिल्य को अन्य चाणक्य और विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य जो है इनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और सप्तांग सिद्धांत दिया था किसने? कौटिल्य ने। कौटिल्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे या गुरु थे। इन्होंने क्या कौन सा सिद्धांत दिया था? सप्तांग सिद्धांत दिया था। और चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज भारत आया था। ठीक है। मेगास्थनीज भारत किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त ने सिकंदर सेनापति सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हराया तथा उसकी पुत्री हेलेना से विवाह कर लिया। चंद्रगुप्त ने युद्ध में किसे हराया था? तो सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर। इन्हें हराकर और इनकी पुत्री हेलेना से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। और चंद्रगुप्त ने गिरिनार जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण कराया। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त ने। कहाँ पे? तो गिरिनार जूनागढ़ में। जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया। और संलेखना विधि फ्रेंड्स होता है उपवास रखना। ठीक है। संलेखना विधि मतलब उपवास रखना। संलेखना विधि द्वारा श्रवण बेलगोला कर्नाटक में अपने प्राण त्याग दिए। चलिए, हमने देखा है मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं। और मौर्य वंश का अंतिम शासक यदि पूछते तो बृहद्रथ थे। कौन थे? बृहद्रथ। और इसमें मौर्य वंश में जो प्रमुख शासन थे, कौन कौन शासक थे? तो चंद्रगुप्त थे, बिंदुसार थे, अशोक थे। ये लोग इसके मौर्य वंश के शासक थे। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कहाँ हुआ था यदि पूछे तो पाटलिपुत्र बिहार में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र बिहार में। और चाणक्य से इनकी मुलाकात कहाँ हुई थी? तो राजकीलम खेलते समय। चाणक्य ने इन्हें कितने में खरीदा था? 1000 कारसापड़ में चाणक्य ने। और चाणक्य इनके चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? तो प्रधानमंत्री और गुरु थे। और इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ होती है? तक्षशिला विश्वविद्यालय में चंद्रगुप्त मौर्य की। और इनकी पत्नी जो होती है फ्रेंड्स ना, वो 2 होती है। पहली दुर्धरा है और दूसरी हेलेना है, जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को अपनाए थे? तो जैन धर्म को। इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली? तो भद्रबाहु से। किससे? भद्रबाहु से। और चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया? सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हराकर इनकी पुत्री से हेलेना से शादी कर लिया। और सेल्यूकस निकेटर ने अपने 4 प्रांत कांधार, काबुल, मकरान, हेरात 4 प्रांत काबुल, कंधार, मकरान और हेरात किसे दे दिए? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। एक पुस्तक थी फ्रेंड्स इंडिका किसकी पुस्तक थी यदि पूछे तो मेगास्थनीज की। ये चंद्रगुप्त के दरबार में भारत आए थे मेगास्थनीज। इनकी एक पुस्तक थी इंडिका। यदि पूछे इंडिका पुस्तक में किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्य काल की। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इनके अन्य नाम और भी थे, जैसे कि एंड्रोकोट्स, ये सारे इनके नाम थे फ्रेंड्स। और 1793 में सर विलियम जोन्स ने ये बताया था कि ये तीनों नाम किसके हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के ही हैं। कौन कौन से नाम थे? एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स। ये नाम किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे। और इन्होंने श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि द्वारा क्या किया? अपना प्राण त्याग दिया। अब इनके गुरु जो होते हैं कौटिल्य, चाणक्य, इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कौटिल्य को विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जानते हैं और ये इनके गुरु होते हैं। और चाणक्य की एक पुस्तक है फ्रेंड्स, उस पुस्तक का नाम आप लोग बताइए। तो उस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र का विषय यदि पूछ दे कौन सा है? तो राजनीति है। भारत का माई की हवेली चाणक्य को ही कहते हैं। ठीक है। और सप्तांग सिद्धांत किसने दिया था? इसी ने दिया था, चाणक्य ने। सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किसे? अर्थशास्त्र में मिलता है। ठीक है।
और उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार। तो आइए बिंदुसार के बारे में हम थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। बिंदुसार का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य इनके पिता थे और इनकी माता दूरधरा थी। हेलेना नहीं थी। चंद्रगुप्त मौर्य की फ्रेंड्स 2 शादियाँ हुई थी, दूरधरा और हेलेना। तो ये दूरधरा इनकी माता थी बिंदुसार की, ठीक है। और बिंदुसार की पत्नी सुभद्रांगी थी और इनके पुत्र कौन थे? अशोक थे। अशोक किसके पुत्र थे? बिंदुसार के। अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार का अन्य नाम यदि पूछे तो अमित्रघात होता है, ठीक है। संस्कृत ग्रंथों में इनका बिंदुसार को अमित्रघात नाम से भी जानते हैं। और डायमेकस और डायोनिसियस ये मंत्री थे जो बिंदुसार के समय भारत आए थे, ठीक है। और सूखे अंजीर, मीठी मदिरा, ये सारी चीज़ें बिंदुसार के समय आए। और फिर हम देख लेते हैं बिंदुसार के पुत्र अशोक को। अशोक के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं फ्रेंड्स। इनका कार्यकाल 273 से 322 ईसा पूर्व। और इनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था और बिंदुसार इनके पिता थे, सुभद्रांगी इनकी माता थी, ठीक है। और इनका राज्याभिषेक 269 ईस्वी में हुआ था। इनकी पुत्री संघमित्रा और चारुमती थी और इनके पुत्र थे महेंद्र कुणाल, ठीक है। और 261 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। ये पहले तो ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। कलिंग युद्ध के बाद ये बौद्ध धर्म को अपना लिए और बौद्ध धर्म की दीक्षा इनको कहाँ से मिली? तो उपगुप्त से मिली। और इन्होंने शहर बसाए थे। श्रीनगर, देवीपत्तनम नेपाल में है। ये सारे शहर अशोक ने ही बसाए थे, ठीक है। अशोक के शिलालेखों की यदि भाषा पूछे कौन सी थी तो प्राकृतिक की। अशोक के शिलालेखों की भाषा कौन सी? ये सिंहासन पर बैठे 261 ईसा पूर्व में। उपगुप्त नामक बौद्ध धर्म से दीक्षा लिए, ठीक है। और मौर्य वंश के अंतिम शासक पूछे तो बृहद्रथ थे। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ थे। फ्रेंड्स, अशोक के शिलालेखों की जो भाषा थी वो कौन सी थी? प्राकृतिक थी। इन्होंने अपने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाया था, ठीक है। और अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक एक अधिकारी को मिली थी। इनके अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। इनके कुल शिलालेख कितने थे? 14 थे। और कुल स्तंभ लेख पूछे 7 थे। खोज किसने की थी? टी पैंथलर ने। और इसमें सबसे बड़ा शिलालेख कौन था? तो 7वां था। और सबसे छोटा रुम्मीदेही अभिलेख था। और सबसे पहले 1837 में इनके अभिलेखों को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और किसको रानी का अभिलेख कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को। चौथे अभिलेख में धर्म की घोषणा किस अभिलेख में हुई है? चौथे अभिलेख में। और पहले अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है। पहले अभिलेख में क्या हुआ? पशु बलि की निंदा की गई है। अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों को चिकित्सा का उल्लेख दूसरा अभिलेख में किया है। और तीसरा में देखिए धम्म की व्याख्या 11वां शिलालेख में की गई है। किसमें? 11वां। कलिंग युद्ध जो हुआ था इसका उल्लेख किस अभिलेख में है? तो 13वें में है। और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? अशोक के सारनाथ के लघु स्तंभ से। किस स्तंभ से लिया गया है? सारनाथ के लघु स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, ठीक है। और मौर्य वंश के बारे में, मौर्य काल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा फ्रेंड्स। और इनमें देखिए संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इन तीनों को हमने देखा। अंतिम शासक इसमें बृहद्रथ थे और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और मौर्य काल की जो भाषा थी फ्रेंड्स तो वो पाली थी। और राजकीय चिन्ह इसमें मोर था। और राजकीय वृक्ष पूछे तो पर्ण था, ठीक है। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई फ्रेंड्स ग्राम को कहा जाता था, ठीक है। मौर्य काल में ग्राम जो थी वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। गिरनार पर्वत पर, ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और इसका पुनः निर्माण किसने करा? तो अशोक, स्कंदगुप्त, रुद्रदामन प्रथम, ये लोग इसका पुनः निर्माण करवाए थे, ठीक है। और मौर्य काल के उच्च पदाधिकारी को तीर्थ कहा जाता था। मौर्य काल में जो ऊंचे पद पर होते थे उन्हें क्या तीर्थ कहा जाता था। और मौर्य काल में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 18।
और जो नगर के शासक होते थे फ्रेंच ना, उन्हें एरिस्टोनोमोई, और जो जिला के शासक होते थे उन्हें एग्रोनोमोई नाम से जाना जाता था। ठीक है। और यहाँ हम देखते हैं मौर्य वंश का पतन। मौर्य के अंतिम शासक बृहद्रथ को उसके सेनापति किसने मारा था? पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर मौर्य वंश का अंत कर दिया। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे, उनके सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। उन्होंने क्या किया? उनकी हत्या कर मौर्य वंश का अंत कर दिया। और फिर स्टार्ट यहाँ से होता है शुंग वंश। उन्होंने मौर्य वंश बृहद्रथ को मारकर और हत्या करके और क्या किया? शुंग वंश की स्थापना कर दिया। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। यहाँ से हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स शुंग वंश। इसकी स्थापना किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने। और इनके प्रतिष्ठा के लिए राज पुरोहित कौन थे? तो पतंजलि। पतंजलि किसके समय थे? पुष्यमित्र शुंग के समय। संस्थापक कौन से? पुष्यमित्र शुंग। अंतिम शासक यदि शुंग वंश का पूछे तो देवभूति। और सबसे महान शासक इसमें पुष्यमित्र शुंग ही थे। और इनका धर्म क्या था? तो ब्राह्मण, भागवत, वैष्णव। और इनकी राजधानी क्या थी शुंग वंश की? तो विदिशा थी। शुंग वंश की राजधानी क्या थी? विदिशा थी। और पुष्यमित्र शुंग के दरबार में महान विद्वान पतंजलि रहते थे। इन्हीं के दरबार में कौन रहते थे? पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में ही पतंजलि रहते थे। ठीक है। और इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। पतंजलि के सहयोग से पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और भरहुत के स्तूप का निर्माण इसी ने करवाया था। पुष्यमित्र शुंग ने। भरहुत के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग ने। इसमें अन्य शासक अग्निमित्र, वसुमित्र, वज्रमित्र और देवभूति, ये सारे लोग थे। ठीक है। जिसमें देवभूति शुंग वंश के अंतिम शासक थे। और शुंग वंश के अंतिम शासक को उसी के मंत्री वासुदेव कण्व ने हत्या कर शुंग वंश का अंत कर दिया। इसके मंत्री कौन थे? वासुदेव कण्व। और इन्होंने क्या किया? देवभूति की हत्या कर दिया और शुंग वंश का अंत कर दिया। और वासुदेव कण्व जो थे क्या किया? कण्व वंश की स्थापना कर दी। इसके बाद हम देखते हैं कण्व वंश। वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। और कण्व वंश के अंतिम शासक पूछे सुशर्मन या सुशर्मा। और संस्थापक कौन थे कण्व वंश के? तो वासुदेव कण्व। सबसे महान शासक भी यही थे। और अंतिम शासक सुशवर्मन की हत्या सिमुक ने करके मगध की गद्दी पर सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। इसके एक शासक थे, इसके सिमुक जिनका नाम था, ये सुशवर्मन की हत्या कर देते हैं और क्या करते हैं? सातवाहन वंश की स्थापना करते हैं। सुशवर्मन की हत्या किसने की थी? सिमुक ने सुशर्मा की हत्या करके और सातवाहन वंश की नींव रखी। और सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सिमुक ने। इसकी राजधानी प्रतिष्ठा नगर। इसकी राजधानी कहाँ थी? और सबसे महान गौतमीपुत्र सतकर्णी सबसे महान शासक थे सातवाहन वंश के। संस्थापक इसमें सिमुक थे। इसमें कुल 23 शासक थे फ्रेंड्स। और महान शासक सप्तकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सप्तकर्णी, ये सारे लोग थे। और सबसे महान इसमें गौतमीपुत्र सप्तकर्णी ही थे। उनका उपनाम आंध्र सातवाहन वंश का। और इनका धर्म वैष्णव भागवत धर्म। और सातवाहन वंश जो था ना फ्रेंड्स मात्र सत्तात्मक था। ठीक है। और सातवाहन वंश के शासक ने अपने नाम से पहले अपने माँ के नाम लिखते थे। जो सातवाहन वंश के जितने भी शासक होते थे वो अपने नाम के पहले फ्रेंड्स वो अपनी माँ का नाम लिखते थे। अपने नाम के पहले अपनी माँ का नाम लिखते थे। और इसी सातवाहन वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए थे। शीशे के सिक्के किसने चलाए थे? सातवाहन वंश के शासकों ने। शीशे के सिक्के किसने चलाए थे? सातवाहन वंश के शासकों ने। अब हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स कलिंग का चेदी वंश। इसका संस्थापक महामेधवान थे और सबसे प्रतापी शासक खारवेल थे। इंडो ग्रीक यवन। भारत पर यवनों का प्रथम आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ था। यवनों का प्रथम आक्रमण किसके समय हुआ था? पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ था। और इनकी राजधानी साकल थी। इनकी राजधानी कहाँ थी? साकल थी। और सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक पूछे तो मिनांडर थे। सबसे प्रसिद्ध कौन थे इंडो ग्रीक शासक? मिनांडर थे। और भारतीय बौद्ध साहित्य में मिलिंद इन्हें कहा जाता है। मिनांडर ने बौद्ध भिक्षु नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा मिनांडर ने ली थी? तो नागसेन से। और प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंदोपहो में नागसेन व मिलिंद की दार्शनिक वार्ता का वर्णन है। अब आते हैं शक वंश। यूनानियों के बाद शक भारत है। शक जो थी ये विदेशी, सबसे पहले भारत फ्रेंड्स देखिए ईरानी है। ईरानी, यूनानी, हिंद यूनानी, शक पढ़ा और कुषाण विदेशी
आक्रमण ईरानी, यूनानी, हिंदी यूनानी, ठीक है। सबसे पहले ईरानी, फिर यूनानी, फिर हिंदी यूनानी, शक, पड़ाव। ईरानियों भारत पर प्रथम आक्रमण सबसे पहले किसने किया था? तो ईरानियों ने किया था। उनमें शासक साइरस द्वितीय थे, अखावनी वंश थे। भारत पर सफल आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो दारा प्रथम के द्वारा, दायर बाऊ, ये भी अखावनी वंश के थे। और ईरान का उपनाम फारसी था। यूनानियों में सबसे महान शासक सिकंदर थे, ठीक है। और हिंदी यूनानी प्रथम यूनानी शासक जो भारत पर आक्रमण किया था तो डेमोट्रियस था। सबसे महान यूनानी शासक पूछे तो मिनांडर था। और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? कुषाण वंश के शासकों ने। शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने। और सबसे अधिक यदि पूछ दे फ्रेंड्स तो गुप्त वंश के शासकों ने, ठीक है। हिंद यूनानियों को इंडो ग्रीक के नाम से जाना जाता है। और शक जो थे ना फ्रेंड्स, ये एक विदेशी जाति थी जो चारागाह की खोज में भारत आई थी। शक यूनानियों के बाद भारत आए और ये एक विदेशी जाति चारागाह के खोज में भारत आए थे। शकों में सबसे महान शासक कौन थे? तो रुद्रदामन प्रथम। शकों में सबसे महान शासक कौन थे? रुद्रदामन प्रथम। और रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? रुद्रदामन प्रथम ने। और रुद्रदामन प्रथम के बारे में जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। किस अभिलेख से? जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखित प्रथम अभिलेख है। रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखित प्रथम अभिलेख क्या है रुद्रदामन का? तो जूनागढ़ अभिलेख है। अब आते हैं फिर कुषाण वंश। कनिष्क इस वंश का सबसे महान शासक था कनिष्क। और कुजुल कड़विशेष इस वंश का प्रथम शासक था। कुषाण वंश के प्रथम शासक कौन थे? तो कुजुल कड़विशेष। और कनिष्क सबसे महान शासक थे। मध्य एशिया में पश्चिमी चीन से ये आए थे। और इन्होंने शक संवत चलाया था 78 ईसा पूर्व में शक संवत चलाया था। कनिष्क के राजवंश चरक थे जिन्होंने चरक संहिता की रचना की। और कनिष्क के शासन में कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। किसके समय चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन? कनिष्क के समय। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, थोड़ा सा एक नज़र इस पर विशेष ध्यान दे लीजिए। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, कण्व वंश के वासुदेव कण्व, सातवाहन वंश के सिमुंग, और इंडो ग्रीक के डेमोट्रियस, शक वंश के माउस, और चस्टन के चस्टन, कुषाण वंश के कुजुल कड़फिशस। और महत्वपूर्ण शासक कौन थे शुंग वंश में? अग्निमित्र। और कण्व वंश में वासुदेव, गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश में। और अंतिम शासक शुंग वंश के पूछे तो देवभूति थे। और कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा। ये महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं फ्रेंड्स, तो इन्हें आप पूरी एक बार जरूर देख लें। तो आइए चलिए हम देखते हैं यहाँ से गुप्त वंश। अब हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से गुप्त वंश। सबसे पहले गुप्त वंश पढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो गुप्त वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक कहे जाते हैं। और श्रीगुप्त को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। इनको किसकी उपाधि दी गई थी? आदिराज की। ये स्वतंत्र शासक नहीं थे, ठीक है। और इस वंश के वास्तविक संस्थापक यदि पूछे तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। और उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और नया संवत गुप्त संवत चलाया था 319 से 320 ईसा पूर्व में। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। पढ़ते हैं समुद्रगुप्त। फ्रेंड्स किसे पढ़ते हैं? समुद्रगुप्त को। इनका राज्य अभिषेक 355 ईसा पूर्व में होता है। इनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम थे और माता कुमारी देवी। इनकी पत्नी दत्ता देवी और इनके पुत्र रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय थे। समुद्रगुप्त दो पुत्र थे फ्रेंड्स, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि थे हरिश्चंद्र द्वारा संस्कृत में लिखा गया था इलाहाबाद अस्तल से प्रयाग प्रशस्ति। हरिश्चंद्र दरबारी कवि कौन थे? हरिश्चंद्र थे। और इन्होंने क्या लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत में लिखा था, ठीक है। विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। भारत का नेपोलियन किसे कहा? समुद्रगुप्त को। किसने कहा? विसेंट स्मिथ ने। अब चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इनको विक्रमादित्य की उपाधि भी दी गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय को किसके पुत्र थे? समुद्रगुप्त के।
चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे ना, ये समुद्रगुप्त इनके पिता थे और इनकी माता थी दत्ता देवी और इनकी पत्नी का नाम ध्रुवशामिनी था। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था? ध्रुवशामिनी था। इनका काल या साम्राज्य इनको स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। रामगुप्त का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय से पूर्व एक निर्बल शासक रामगुप्त का उल्लेख मिलता है। ठीक है, समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त जो थे ना, इनकी पत्नी ध्रुवशामिनी थी। इसके कुछ बुरे निर्णय से क्रोधित होकर उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था? रामगुप्त की हत्या कर उसकी बीवी उसकी पत्नी से शादी कर लिए थे। उनकी पत्नी से शादी कर लिए थे रामगुप्त के चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के पत्नी का नाम ध्रुवशामिनी। इनके भी 2 पुत्र थे, कुमारगुप्त और गोविंदगुप्त। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त ने क्यों धारण की थी? शकों के विजय के उपलक्ष्य में। तथा चांदी के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के किसने चलाए? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिन्हें 9 रत्न के नाम से भी जाना जाता था। चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न रहते थे। ठीक है, कुबेर नामक प्रभावती गुप्त, 9 रत्न रहते थे। इन 9 रत्नों को हम देख लेते हैं एक बार। कालिदास, अमर सिंह, छपड़क, धन्वंतरी, शंकु, वरामिहिर, बेताल भट्ट, वररुचि और घटकपर। कालिदास साहित्यकार थे, अमर सिंह जो थे वो व्याकरणाचार्य थे और बेताल भट्ट जो थे ये एक जादूगर थे। ठीक है, और छड़वक जो थे ये ज्योतिषाचार्य थे। छड़वक ज्योतिषाचार्य थे। और धन्वंतरी जो थे ना, ये चिकित्सा थे। धन्वंतरी चिकित्सा थे। और शंकु क्या थे? वास्तुकला थे। शंकु वास्तुकला। वररुचिकात्यायन जो थे वो व्याकरणाचार्य थे। वररुचिकात्यायन क्या थे? व्याकरणाचार्य थे। तो घटपर्ण जो थे ये क्या थे? ये राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, वराहमिहिर जो थे वो ज्योतिष या खगोलविद थे। ये 9 रत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। उसने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किससे किया? वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से। और चीनी बौद्ध यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही भारत आए थे। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अब फ्रेंड्स कुमारगुप्त को पढ़ते हैं। 415 से 455 ईस्वी। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। सर्वाधिक अभिलेख इन्हीं ने बनवाया। ठीक है, बातें हैं स्कंदगुप्त को भी विक्रमादित्य द्वितीय की उपाधि मिली थी और स्कंद के समय ही होड़ों का आक्रमण हुआ था। होड़ों पर स्कंद की विजय का वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। होड़ों का आक्रमण किसके समय हुआ था? स्कंदगुप्त के समय। इस वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। इस वंश के अंतिम शासक कौन थे? विष्णुगुप्त थे। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण इसने भी करवाया था। हुड़ के सर्वाधिक आक्रमण इसी के समय हुए थे, स्कंदगुप्त के समय। ठीक है, और गुप्त शासक भानुगुप्त ने ईरण अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। सती प्रथा का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ईरण अभिलेख से। गुप्त शासक भानुगुप्त की ईरण अभिलेख से। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आते हैं विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो थे वो गुप्त वंश के अंतिम शासक थे। विष्णुगुप्त कौन थे? गुप्त वंश के अंतिम शासक थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और इसकी नेक्स्ट क्लास हम कल स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। तो तब तक